नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कह रहे थे कि सर हिंदी का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव करवाइए। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हिंदी मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए हम एक एक करके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे और जो सही आंसर होगा उसको हम टिक लगाएंगे। देखिए मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1935, ऑप्शन बी है 1936 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1937 ईस्वी या ऑप्शन डी है 1938 ईस्वी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1936 इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम यानी येलो यानी हाईलाइट से हम इसका आंसर कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, या आप इसको हम इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है भीमराव अंबेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योगों की कमी या प्रतिकूल परिस्थितियां। तो देखिए सबसे पहले अपने भारत में क्या था, आज़ादी से पहले अपने भारत में जाति प्रथा का ज़्यादा कुचक्र था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए ही संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, हमारा जाति प्रथा ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू कौन नाच रहा था, है ना, नचा रहा था। तो देखिए खोखा, रजनी, मदन या गिरधर। तो देखिए इसका जो है मदन नाम का जो लड़का था वो आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या नचा रहा था, लट्टू, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, कौन है, मदन है, खोखा है, रजनी है या शेफाली है। तो देखिए चौथा का जो है जो खोखा है वो अपने ना उम्मीद बुढ़ापों की आंखों का तारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी कहे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पांचवा क्या है किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू या हिंदी। तो देखिए किसकी खोज से, तो संस्कृत क्या है, हमारी सबसे पुरानी भाषा है। तो संस्कृत की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है जहाज में डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है, 35 वर्ष के, 37 वर्ष के, 38 वर्ष के या फिर 36 वर्ष के। तो जो छठा के ऑप्शन है वो अगर सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा कितना, 37 वर्ष के उम्र में सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है चारू चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है यतीन्द्र मिश्र या चौथा है भीमराव अंबेडकर। तो देखिए 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है, किसके, चारू चंद्र लेख के। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, मनुष्यता की, सभ्यता की, पाशवी वृत्ति के या सौंदर्य के। तो 8वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पाशवी वृत्ति के, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पहला नंबर है कल्पलता, दूसरा है विचार प्रभाव या तीसरा है आलोक पर्व या चौथा नंबर है कुटीर। तो 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी आलोक पर्व के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किन्हें दिया गया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है बेतमा दान पत्र कब का है ना, बेतमा दान पत्र है वो कब का है। तो ऑप्शन नंबर है 1022 ईस्वी में, 1020 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में या 1040 ईस्वी में। तो इसका जो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1020 में, है ना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा के पालियम तामपत्र मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है राजा शंकर प्रताप के,
दूसरा है राजा रत्नसेन के, तीसरा है राजा सैविक के, या चौथा है राजा वर्गुन के। तो देखिए दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में जो है ये पालियम ताम्रपत्र किसे मिले हैं, किन राजा के, तो राजा वर्गुन के, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे डॉट डॉट पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा है। तो लेखक की पत्नी ने कहा है, रिश्तेदार की पत्नी ने, या बहादुर की मां ने कहा है, या इनमें से कोई ने कहा है। तो 12 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी रिश्तेदार की पत्नी ने कहा है ना, कि चारपाई पर रखे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। तो निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी। तो ऑप्शन नंबर ए है लेखक को, ऑप्शन बी है रिश्तेदार को, ऑप्शन सी है पड़ोसी को, या ऑप्शन डी है बहादुर को। तो 13 का जो राइट नंबर है वो क्या हो जाएगा डी, यानी बहादुर जो है था उसी को दे दी थी। क्या दे दी थी, निर्मला ने फटी पुरानी दरी दे दी थी। ठीक है, तो बहादुर का इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी है, वर्जिल, ओविड, होरास या जुवेनल में। तो देखिए अंग्रेजी कवि टेनिसन है ना, वो वर्जिल पर क्या लिखी थी, कविता लिखी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के इंटरव्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। हम जो बोलते हैं उसको आप नोट कर लीजिए, है ना, कॉपी और पेन आप साथ में रखिएगा और वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिए, है ना, क्योंकि हम आज आपको 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1911 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, या फिर 1914 ईस्वी में। तो जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1912 ईस्वी में, यानी लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। क्लियर है। अब देखिए अगला नंबर क्या है, 16 नंबर, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 27 साल की उम्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी 27 साल, मात्र 27 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज को अवार्ड मिल गया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे, है ना, 1 1.5 साल, 2 2.5 साल, या 4 5 साल, या 7 8 साल रहे, है ना। तो जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 से 2.5 सालों तक उन्होंने कहाँ बिताया, कानपुर में बिताया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, आंद्रे ब्रेता, रेने सोकपाल, एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अवनियों में रहकर लिखी थी। तो 12, 15, 30 या 32। तो जो 18 का जो है इन दोनों ने मिलकर कितना कविताएं साथ में लिखी, तो 30 कविता, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि कौन ठंड से कांप रहा था, संतु, लेखक, दीदी, या फिर मां। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संतु। संतु क्या था कि वो ठंड से क्या कर रहा था, कांप रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, दीवार में एक घड़ी रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, या नलिल विलोचन शर्मा, या मैक्स मुलर। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, है ना। दीवार पर एक घड़ी थी, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो विनोद कुमार शुक्ला या शुक्ल हम कहेंगे। तो आप ना बुक और लेखक किसने कौन रचना की थी इसको याद कर लीजिएगा, ये 7 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा तो आपको जो है सो एग्जाम में और बेहतर तरीके से रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है, निर्जा है, गिरिजा है, देवप्रिया, या विरासत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यानी गिरिजा है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, गिरिजा। अब देखिए 22 क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां
ये क्या थे, बिस्मिल्लाह खां को हम जानते हैं, इसको भारत रत्न मिला है किसमें, शहनाई के रूप में, है ना। शहनाई के बहुत बड़े उस्ताद थे, तो इन्हें भारत रत्न भी मिला है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलता है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत रत्न कहते हैं। तो इन्हीं पर क्वेश्चन है। तो कहता है बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे। तो अपने मामू से लेते थे, अपने मौसी से लेते थे, नानी से लेते थे, या इनमें से सभी से लेते थे। तो वो बिस्मिल्लाह जो खां थे वो इनमें से सभी से लेते थे। अपने मामी से भी पैसा, मामू से भी पैसा लेते थे, मौसी से भी पैसा लेते थे, और नानी से भी पैसा लेते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। शिक्षा शास्त्र आपको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक से, तो हम बता दे रहे हैं शिक्षा शास्त्र है ये, संस्मरण है, काव्य है, या निबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र, है ना। राजनीतिक शास्त्र है ना, उसी प्रकार से ये शिक्षा शास्त्र है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है ना। तो हरिजन जो है किसने लिखा था, तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। तो आप जब भी हरिजन, तो ये हरिजन के सबसे बड़े नेता भी हुए कौन, तो महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हरिजन और महात्मा गांधी जब रहेगा तो आप आंख बंद करके महात्मा गांधी पर टिक लगाइएगा, या महात्मा गांधी हरिजन के सबसे बड़े नेता हुए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है ना। महात्मा गांधी जी किन्हें उदात्त और बढ़िया शिक्षा मानते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा को, यांत्रिक शिक्षा को, या अहिंसक प्रतिरोध को, या साक्षरता को, है ना। तो वो अहिंसक प्रतिरोध को सबसे अच्छा शिक्षा मानते हैं, है ना, जिनसे उन्होंने हमें हमारे देश की आज़ादी दिलाई, कि हमें हिंसा नहीं करना। अहिंसा मतलब चुप रह के, आंदोलन करके, बिना हथियार उठाए हम किसी से जीत सकते हैं। इन्होंने हमें ये शिक्षा का पाठ दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे। देखिए, तो जिस स्वर के उच्चारण में हमें सबसे ज्यादा समय यानी तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, य, र, ल, व कौन व्यंजन कहलाते हैं। तो ये सब जो है ये कौन व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अंतःस्थद व्यंजन। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये व्यंजन वाला आप याद रखिएगा, है ना। ये एक आध दो को पूछता ही है, अगर आपको नहीं आता है तो ये इसको आप याद कर लीजिएगा, वरना ये एग्जाम में बहुत परेशानी देगी आपको। ठीक है। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भ का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो भ आप क्या चीज से बोलते हैं, जरा बोलकर फिर से देखिए। भ हम क्या करते हैं, ओठ से बोलते हैं ना, यानी प, फ, ब, भ, यानी पूरा प वर्ग हम किससे बोलते हैं, ओठ से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, है ना। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क, है ना। इस सबको आप याद रखिएगा कि हम इससे कहाँ से बोलते हैं, उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, मुंह है, जीभ है, दांत है ना, या ओठ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा के कितने रूप है। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के। तो भाषा जो है हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है लिखित भाषा, एक होता है क्या, अब जो हम जैसे ओरल भाषा जिसको कहते हैं। इस प्रकार से भाषा कितने प्रकार के हो गया, 3 प्रकार के हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, नेपाल शब्द कौन संज्ञा है। अब देखिए नेपाल एक जगह का नाम है, तो ये कौन संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, या समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा हम पढ़ते हैं कि किसी खास व्यक्ति, है ना, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी पूरा दुनिया में देश बहुत सारे हैं, लेकिन नेपाल दुनिया में सिर्फ एक है, यानी नेपाल शब्द जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप संज्ञा भी याद रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से पूरी जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपका लड़का, लड़की, शहर, देश आ जाएगा, इत्यादि आ जाएगा। भाववाचक यानी ऐसे शब्द से जिसको हम सिर्फ ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, आप महसूस करके, पढ़ने से बाद आपको पता चलेगा कि सर कैसा पढ़ा रहे थे, ये आप महसूस कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कोई अच्छा है, कोई बुरा है,
किसी के पास ईमानदारी है, किसी के पास बेईमानी है, ये सिर्फ क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं। अब जैसे हमारे आसपास हम रहते हैं तो हवा चलती है, तो हवा को हम देखते हैं, नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, हम हवा को महसूस करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, कि ऐसे जो समूह में रहते हैं, जैसे एक से ज्यादा, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, हमारा अंगूर हो गया, केला हो गया, फौजी हो गया, भीड़ हो गया, इस सब को हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, है ना। हम आपको यहां पर बता दे रहे कौन होता है। पहला व्यक्तिवाचक, 4 गो तो यहीं पर दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और एक होता है क्या, द्रव्यवाचक, मतलब जिसको हम न तो गिन सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मतलब जिसको नाप और तौल सकते हैं लेकिन परंतु गिना नहीं जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते। तो 32 क्या है कि मेरा एक कुत्ता जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। जो मेरा एक कुत्ता है वो हम नेपाल से लाया है, तो यह क्या, किस सर्वनाम से संबंध है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। जो हम कुत्ता लाए हैं तो उससे संबंध है नेपाल से, तो कुत्ता कहां से लाए हैं, नेपाल से, यानी नेपाल का संबंध हो गया कुत्ता से। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। अब हम 33 नंबर पर बढ़ते हैं। तो देखिए 33 नंबर क्या है क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द का विशेषण है। तो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, या राष्ट्रित है, या राष्ट्रीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। यानी हम भारत राष्ट्र नहीं कहता, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पिता, है ना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। कहता है पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा। अब देखिए विशेषण हमसे पूछ रहा है, तो पर्वत, पर्वती है, पर्वत है, प्रवर्तीय है, या पंक्ति, या क्या है, पर्वतीय है। तो देखिए ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पर्वतीय। जैसे राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा, उसी प्रकार से पर्वत का क्या हो जाएगा, पर्वतीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। तब जिससे एक का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। और जिससे एक से ज्यादा का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, और जिसमें 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, अब देखिए 36 का क्या हो जाएगा, आंसू शब्द कौन लिंग है, मतलब आंसू का लिंग पूछा है, आंसू स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आंसू जब गिरता है तो हम क्या कहते हैं कि आंसू गिर रहा है, ऐसे तो नहीं ना कर रहे कि उस लड़की की आंसू गिर रही है। लड़की हो या लड़का हो, आंसू के लिए हम क्या कर रहा है कि आंसू गिर रहा है। तो आंसू जब गिर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग हो जाएगा। तो आंसू शब्द कौन सा लिंग है, तो आंसू शब्द का लिंग हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है। अब 37 नंबर क्वेश्चन, चित्र शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए हम कह रहे हैं ना, वह लड़की चित्र बना रही है, वह लड़की चित्र बना रही है, मतलब चित्र के बारे में बताइए। तो कहते हैं चित्र बहुत सुंदर है ना, चित्र में अद्भुत कलाकारी की गई है। तो चित्र भी क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का है, किस कारक का उदाहरण है, संबोधन कारक का है ना, या संप्रदान कारक का है, या अधिकरण कारक का है, या अपदान कारक का है। तो 38 का जो है ये हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। मतलब हम संबोधन कर रहे हैं, किससे, भगवान से कर रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यानी हम प्रार्थना कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन कलम से लिखता है, इनमें से कौन सा कारक है। तो मोहन कलम से लिखता है, तो क्या कहता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से मतलब क्या है कि जिसमें से किसी से हम लिखते हैं तो किसको हम क्या कहते हैं, करण कारक। यानी कारक 8 प्रकार का होता है ना, कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक। तो क्या कहता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, राम ने रावण को धनुष से क्या कर दिया, मार दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है। जहां पर से लगा रहा है और आपसे पूछे कि यह कौन कारक है, तो आप आंख बंद करके कहिएगा कि सर ये करण कारक है। क्लियर है।
अब हम आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? जो अघोष वर्ण है वो क्या कहलाता है, कौन सा है? स है, ह है, अ है या ज है? तो जो 40 का है वो 100 नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन 100 क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1467 ईस्वी में या 1465 ईस्वी में? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हमारा गुरु नानक साहब का जयंती जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है ना, हो सकता है ये पूछता ही है, तो गुरु नानक के बारे में पूछता है, तो इनको आप याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कह रहा है कि सीखा शब्द का अर्थ है, सीखा जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? बुद्धि का, चोरी का, व्यर्थ का या पहचान का? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी, सीखा शब्द किसका अर्थ है? सीखा शब्द का अर्थ होता है चोरी करना, है ना, यानी चोरी करना पाप है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप चोरी नहीं कीजिएगा, है ना, मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम अब बहुत दिन रह नहीं गया है ना। और जो चीज़ का आपको चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर एक चीज़ का, हर एक डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैनल आपका है। आप जो कहिएगा हम इस चैनल पर अपलोड वही उसी चीज़ का वीडियो का करेंगे। हाँ, थोड़ा देर लगता है, लेकिन हम आपके हर एक समाधान, हर एक क्वेश्चन के, हर एक डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही, किस कविता के पंक्ति है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेम अइनी श्री राधिका। मतलब श्री राधिका के कविता के बारे में इसी में से है कि क्या है कि मोहन छवि रस खानी लखी अब दीर्घ अपने नाही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जौबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? मतलब ये कवि घनानंद बहुत बड़े कवि हुए, इनके बारे में ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विनोद कुमार शुक्ल ने या अमरकांत ने? तो 44 का ऑप्शन नंबर ए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके बारे में कहा? कवि घनानंद के बारे में कहा कि इनके जैसे ब्रज भाषा का दूसरा कवि अभी तक कोई नहीं हुआ है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? अपने घर के आंगन में, पड़ोसी के आंगन में, सुजान के आंगन में या माँ के आंगन में? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सुजान के आंगन में कवि घनानंद अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है। ये दिखाना चाहता है कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? मतलब जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है ये बहुत बड़े कवि हुए, ये इनको अपना आदर्श मानते हैं, मतलब इन्हीं के जैसा बनना चाहते। तो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ये अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना ये आदर्श मानते हैं। ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? पल्लव, ग्राम्या, वीणा या ग्रंथि? भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना। तो इन्होंने कहा है कि भारत जो हमारा है, भारत माता जो है वो हमारे भारत के गांवों में बसता है ना। आप देखिएगा कि जो गांव में रहता है, जो गांव का चलन है, पहनावा ओढ़ावा है, संस्कृति है, वो शहर में नहीं है। शहर में हम अपने भारत की संस्कृति को खो चुके हैं। भारत माता जो पहले का जो भारत है, अगर उसकी संस्कृति को किसी ने बचा के रखा है तो भारत के गांव के लोगों ने बचा के रखा है। इसलिए तो भारत माता शीर्षक कविता में यह कहा गया है कि हमारी भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत के गांव में निवास करती है, जहां औरतें अपने पूरे कपड़े को, अपना पहनावा ओढ़ावा अच्छे तरीका से करते हैं, बच्चों अपने बड़ों का आदर आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलते हैं। तो ऐसा शहरों में बहुत कम, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम दिखाई देता है। तो एक्चुअली में जो वास्तविक है कि हमारे भारत माँ कहाँ निवास करती है भारत में, तो भारत के गाँव में, यानी ऑप्शन नंबर बी ग्राम्या हो जाएगा, यानी गाँव। ग्राम्या का मतलब हो गया
गांव हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, दैन्य जरित अपलक नत चितवन है, किस अंधेरों में चिर निरम रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, भारत माता, अक्षर ज्ञान। तो 48 का जो है सो ऑप्शन नंबर सी यानी भारत माता के, है ना, ये भारत माता के ही कविता में से ली गई है कि दैन्य चरित अल्पक चत चितवन, अंधेरों में चिर निरम रोदन, यह पंक्ति भारत माता के कविता से ली गई है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत, अनामिका, कुंवर नारायण या रामधारी सी दिनकर। तो ये जो है परशुराम, ये रामधारी सी दिनकर, ये हमारे बिहार के राष्ट्रीय कवि हुए, है ना, ये हमारे बिहार में जन्म लिए थे जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है, रामधारी सी दिनकर। क्लियर है, ये बहुत बड़े कवि हुए। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खलो की खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, भारत माता, स्वदेशी, जनतंत्र का जन्म या अक्षर ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनतंत्र का जन्म। यह कविता बड़ा अच्छा है, इसको कभी पढ़िएगा कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, मतलब हमारा भारत क्या है, एक लोकतंत्र है ना, और भारत के जनता ही डिसाइड ये करती है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या हमारा अगला मुखिया कौन होगा, है ना, चाहे वो 5 सालों तक राज करे, 5 सालों में वो कितना भी जनता को क्यों ना वो दुख या प्रताड़ित करे, लेकिन 5 सालों के बाद अगर जनता चाहे तो उसे कुर्सी पर से उतार फेंक सकती है, क्योंकि ये पावर हमें किसने दिया है, लोकतंत्र ने, हमारा संविधान ने दिया है। और संविधान ने ये दिया है कि अगर जो व्यक्ति अगर आपके लिए काम नहीं करता उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। तो इसलिए कहता है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन पर कोई नेता का अधिकार नहीं है, किसी नेता के बाप का अपना अधिकार नहीं है, ये सिंहासन जनता की है, जनता जिसे चाहती है उसे सिंहासन पर बैठा सकती है। अगर हम बात करें जैसे मोदी जी की हम उदाहरण ले लेते हैं, तो मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री है। अगर भारत के लोगों को मन नहीं भाएगा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री अगले बार नहीं बनाना है तो अगले बार नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि मोदी जी हमारे लिए अच्छे काम करते हैं फिर इन्हीं को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। मतलब जिसे चाहती है भारत की जनता उसे प्रधानमंत्री, उसे मुख्यमंत्री, उसे अपना ग्राम पंचायत के स्तर पर मुखिया हो, पंचायत हो, मतलब जनता के ही हाथों में सारा पावर है। तो इसलिए इस कविता के शीर्षक में कहा गया है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। कहता है हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह से संकलित है। तो है सादनीरा, चिंता, इत्लियम, हरी घास पर क्षण भर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सदा नीरा। सदा नीरा है हिरोशिमा शीर्षक का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात करते हैं। तो कहता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अयज्ञ कविता का निम्न में कौन है। लौट कर आऊंगा फिर, हमारी नींद, मेरे बिना तुम प्रभु या हिरोशिमा। तो 52 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है। जीवानंद दास की, कुंवर नारायण की, रसखान की या वीरेन डंगवाल की। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी यानी हो जाएगा रसखान की ये कविता रचना की गई है। ठीक है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। मनुष्य, वृक्ष, सैनिक या इनमें से कोई नहीं है। तो 54 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वृक्ष हमेशा क्या रहता है, चौकन्ना रहता है ना। आप जब भी जाइएगा तो वृक्ष क्या होता है, 24 घंटा दिन में क्या लेती है, वो ऑक्सीजन लेती है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। लेकिन पीपल और तुलसी को छोड़कर हम पीपल और तुलसी हमेशा 24 घंटा वो क्या देती है, ऑक्सीजन देती है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, किस काव्य संग्रह पर वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी दुनिया में, कवि ने कहा, स्याही ताल या दुष्चक्र में सृष्टा। तो दुष्चक्र में सृष्टा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है। धरती,
आसमान, जीवन व्यापार या इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवन व्यापार। हम अपने जीवन में किस प्रकार से व्यवहार या अपने जीवन को किस तरीके से बिताना चाहते हैं, ये हमारी नींद में चलते रहता है ना। कभी कभी हम सपना देखते रहते हैं कि आज हम बहुत बड़े आदमी बन गए, तो आज हम ये बन गए, तो आज हम वो हो गया, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या करा है, पहली विफलता पर छल के ये आंसू ही है, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो पहला है अक्षर ज्ञान से, दूसरा है हिरोशिमा से, तीसरा है मेरे बिना तुम प्रभु, या चौथा है स्वदेशी। तो 57 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी अक्षर ज्ञान से ये लेख लिया गया। क्लियर है, यानी ये कविता का छोटा सा पाठ लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा है, जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुई? 54, 55, 60 या 62। तो 58 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। मतलब जीवानंद दास थे वो 55 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिए थे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा है, झरा पालक किसकी रचना है? झरा पालक किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, ऑप्शन बी है रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन सी जीवानंद दास, या ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो 59 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी जीवानंद दास थे इनके लेखक। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, या फिर 1876 ईस्वी में। तो 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है। अब देखिए जूता शब्द है कौन? विदेशज है, देशज है, तत्समस है या तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर 61 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी जूता जो है वो देशज है, हमारी अपनी भाषा है जूता, है ना। जैसे हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? शूज कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए 62 का क्या है कि बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 4 है। तो इसका देखिए बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखिए क्या कर रहा है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? नि, निर, नी या निर। तो क्या है 63 का ऑप्शन नंबर बी यानी निर्जन में जो है वो निर है। उपसर्ग क्या आ जाएगा? निर आ जाएगा। नी देखिए जौ पर क्या है? रेफ है, तो निर, र में हलंत लगा हुआ है तो निर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम। तो पहला शब्द है यानी परि, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, है ना। ये बड़ा आसान है। उपसर्ग अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का पहला मतलब जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ है उसका पहला अक्षर हो जाएगा हमारा क्या? उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे 65 है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय। खिंचाव शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, चाव हो जाएगा, अब हो जाएगा या आव हो जाएगा। तो 65 का देखिए खिंचाव मतलब आव, प्रत्यय का मतलब अंतिम वाला, तो आव, खिंचाव, तो आव यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम अंत में लगा देंगे, पहले पढ़कर, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को देखेंगे और उसके बाद हम एक बार दो बार पढ़ेंगे खिंचाव आव। अब देखिए औ दिया हुआ है, चाव दिया हुआ है, तो खिंचाव, तो बच्चे क्या करते हैं? चाव में लगा देते हैं। तो चौ क्या है? आव, है ना। इसका क्या है? ओ, आ वाला आ अक्षर का है। ठीक है। जैसे क में ओ आता है, चौ में ओ आता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? ओ, यानी एक अक्षर का क, ओ, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द में प्रत्यय ट, जाटव, आवट या वट, सजावट, सजावट, आवट यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, आवट हो जाएगा 66 का। ठीक है। अब देखिए 67 क्या है, दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुमन, धन, गाछ या पीड़ा। तो दुख का मतलब क्या होता है? पीड़ा, है ना। पीड़ा, बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, राम लखन का ये गाना है ना, कि बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। तो पीड़ा हो जाएगा दुख का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, वैतनिक शब्द का विलोम विराट, विमुख, विगत या अवैतनिक। तो वैतनिक शब्द का विलोम जो है वो अवैतनिक है। ये तो बड़ा रेयर है ना, यानी बड़ा दुर्लभ ये है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? शारदा, वीणा पानी, महेश्वता या गौरी। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गौरी हो जाएगा। क्लियर है।
गौरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, यानी परिचारिक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, परिचारिका, परिचारिकी, परिचारकी, परिचायन। देखिए इसमें क्या है कि हलंत का और दीर्घी और हर्षी का काम है ना। तो ऑप्शन नंबर ए परिचारिका, परिचारिका तुरंत। और देखिए इसमें परिचारिकी और इसमें है परिचारकी और यह है परिचायन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 71 की ओर बढ़ते हैं। कहता है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। ये तो गाँव कहावत में देखोगे भाई, उसने अपना उल्लू सीधा करके चला गया, मतलब अपना काम भाई निकालना। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। कि देखो कितना अपना आदमी मतलब अपना काम निकल गया, अपना शादी हो गया जय कमला, कहते हैं ना कि अपना बिया हो गया और जय कमला, अपने बोलचाल की भाषा में। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है आगे क्वेश्चन 72 नंबर, दूध का दूध और पानी का पानी, है ना। जैसे नहीं कोई हमको फंसा देता है कि देखो भाई ये ऐसा नहीं, कि चल हम अभी ले चलते तुमको, दूध का दूध और पानी का पानी कह देंगे, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 72 का क्या हो जाएगा, दोनों ओर संकट आना, बौमेल अवस्था, या स्याही न्याय करना, या मनमानी करना। तो 72 का जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्याही सही न्याय करना, है ना। दूध का दूध और पानी का पानी, भाई देख ये दूध का दूध और पानी का पानी, सही न्याय करना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सीमा जोड़ त, सी जोड़ मंत, सीम जोड़ अत, या सीमा जोड़ अंत। तो सीमांत मतलब अंत। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, संधि विच्छेद। ठीक है। अब देखिए उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 74 का जो है, तो उल्लास शब्द का, तो उल्ल जोड़ लास, उल्ला जोड़ स, उत जोड़ लास और उल जोड़ आस। तो उल्लास, तो में हलंत लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत जोड़ लास हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 75 का क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है, ऑप्शन ए गिरीश, ऑप्शन बी महेंद्र, या ऑप्शन सी एकैक, या ऑप्शन डी वाग्पति, वाग्यपति। तो 75 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, वाग्यपति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महात्मा शब्द कौन समास है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, या बहुव्रीहि समास। अब देखिए महात्मा का काम क्या है, महात्मा सभी व्यक्ति को हम कह देंगे, मान लीजिए आप हमको महात्मा कह दीजिएगा, या राह पर चलते हुए किसी को कह दीजिएगा। कर्म के आधार पर महात्मा कहिएगा ना, कि जैसे ये बाबा जी है, ये मठ पर रहते हैं, मंदिर पर रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, महात्मा। यानी कर्म के आधार पर जिसको हम कहे उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। यानी 76 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, गौरी शंकर शब्द कौन समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या अवयवी भाव समास है। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। यानी गौरी शंकर कौन समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन 78 क्या कह रहा है कि सेना नायक शब्द कौन समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, या तत्पुरुष समास। तो सेना नायक जो हो जाएगा वो हमारा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द सही आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या करा, जिसके माता पिता न हो के लिए एक शब्द कहिए। तो जिसके माता पिता न हो तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, अनाथ है। अनाथ का मतलब है जब ये अनाथ आता है तो इसके माता पिता ना है, मतलब बेचारा दुनिया में अकेला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनाथ। यानी ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इतना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है ना। तो हिंदी में जो स्वर वर्ण है वो मात्र 11 है। कितने हैं, 11 है। तो इसको याद रखिएगा कि स्वर वर्ण कितने हैं, है ना। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि स्वर वर्ण इतने हैं इतने हैं, तो इतना नहीं है, सिर्फ 11 है स्वर वर्ण। ठीक है। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा, मगम्मा ने, नजम्मा ने, रंगम्पा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 81 का जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी मगम्मा ने कहा, है ना। आप किताब को पढ़िएगा तो आप इसको अच्छे से बना पाइएगा। यानी माँ जी ने कहा, माँ जी ने सोने जैसे बेटा पैदा किया, किसने कहा, मगम्मा ने कहा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। आप ध्यान दीजिए, है ना, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक बने नहीं रहिएगा तो ये आपसे छूट जाएगा और आप इधर उधर के चक्कर में
YouTube पर बहुत सारा वीडियो देख जाइएगा और फिर समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर ले देखिए 0 बटा सन्नाटा हो जाना है। तो कोई भी हम वीडियो देखें उसको हम पूरी देखें और इत्मीनान से देखें, कॉपी कलम नोट कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, जो समझ में नहीं आता है, फिर आप हमें कमेंट करिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाना क्या कहते हैं? बारी, साप्ताहिक, मासिक या उठावन। देखिए महीने महीने हम जो पैसा, मतलब 1 तारीख से किसी को दूध उठाना दिए, यानी किसी चीज के लिए, है ना, और फिर अगले 1 तारीख को ही लेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? महीना, यानी मासिक। तो अब 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, है ना, यानी साप्ताहिक नहीं। देखिए क्या कह रहा है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे ले जाना क्या कहेंगे? तो इसको हम मासिक कहेंगे, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, लेकिन मासिक, इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? मासिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए मासिक यानी नहीं कहते कि आखिरी तारीख को ले जाना, यानी महीने वाला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो श्रीनिवास, सातकोरी होता है ना, सातकोरी होता है, ईश्वर पेटलीकर या सुजाता। तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? सातकोरी होता है। क्या होता है? सातकोरी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? माँ शीर्षक कहानी जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? पंजाबी में लिखी गई है, गुजराती में लिखी गई है, उड़िया में लिखी गई है, या फिर हिंदी में लिखी गई है? तो माँ शीर्षक है वो किस में लिखी गई है? गुजराती में लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, मांझी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, मोटर कार या तांगा? तो पहले तो 2 गो होता था, 3 गो, मोटर कार तो होता नहीं था उतना, तांगा होता था, बैलगाड़ी होता था और मोटर गाड़ी होता था। तो मांझी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठ के गए? घोड़ा गाड़ी में, है ना, घोड़ा गाड़ी में गए बैठकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है ना? काला पानी एक उपन्यास है, तो किसका? सावरदैया का, ईश्वर पेटलीकर का, या सातकोरी होता है, या श्रीनिवास का? सातकोरी एक लेखक का नाम है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी ईश्वर पेटलीकर का क्या है? ये बहुत लोकप्रिय उपन्यास है, क्या? काला पानी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, पप्पाती किस रोग से पीड़ित थी? मलेरिया से, क्षय रोग से, पीलिया से, या मेनिंजाइटिस से? तो ये होती मेनिंजाइटिस से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं हम। पता है वल्ली अम्माल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था? 44 नंबर, 46 नंबर, 45 नंबर या 48? तो इनको कहा गया था 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 89। तो 89 का देखिए क्या कहता है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? है ना, 89 में क्या है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? मीरा था, गीता था, राधा था, या नीता था? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी सी, यानी राधा इसके पत्नी का नाम था। ठीक है। और देखिए 90 का क्वेश्चन क्या है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? पानी भर जाएगा, अनाज बर्बाद हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, या बीमारी बढ़ेगी? अब जैसे हम लोग बिहार के निवासी है ना, अब अपने यहाँ ही जब ज्यादा बारिश होने लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बाढ़ आएगी, है ना। पानी तो लगेगा ही, तनका बारिश होता है तो पर पानी लगता है, लेकिन जब ज्यादा बारिश हो तो क्या आ जाती है अपने बिहार में? सबसे ज्यादा क्या है? बाढ़, है ना। तो ज्यादा पानी आने से लक्ष्मी को भी क्या लगा कि भाई बाढ़ ही आएगी, जब जब ज्यादा बारिश होगा तो स्वाभाविक क्या आएगा? बाढ़ आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कर रहा है, मंगू किस कहानी की पात्र है? दही वाली मगम्मा, नगर, माँ, या ढौरते विश्वास? तो मंगू जो है वो माँ के कहानी का पात्र है। पात्र का मतलब एक, जैसे हम लोग फिल्म में नहीं देखते थे किसी पिता, जो कोई पिता का रोल करता है, कोई हीरो का रोल करता है, कोई गुंडा का, वो एक्चुअली में नहीं होता है, वो सब एक ही होता है, लेकिन वो रोल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पात्र कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है, वल्ली अम्माल की बेटी का क्या नाम था? पापत्ती, मंगू, दिगम्मा, या कम्मू? तो इनके बेटी का नाम था पापत्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है, सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था?
अब सीता नाम की एक लड़की है, उसको अपने घर में कैसा महसूस हो रहा है? तो आनंद, सुख, खुशी या घुटन। तो 93 का जो है वो इन्हें घुटन महसूस हो रहा था, है ना। सीता को अपने ही घर में कैसा लगता है? घुटन लगता है, ठीक है। जैसे कभी कभी अपने आप को भी लगता है कि यार हम कहाँ आ गए, है ना। अपने घर में जब बहुत सारा दुख जब हो जाता है तो लगता है कि इस घर में या जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ घुटन हमको महसूस हो रही है ना, जब ज़्यादा दुख हो जाता है तब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। कहता है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये देखिए, आशीर्वाद को शुद्ध पहचानना है। तो अगर आपको लिखने आता होगा तो आप समझ जाइएगा कि आशीर्वाद सही ढंग से कौन लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हमारा क्या है? ये सही ढंग से लिखा गया है। आशी व आकार और व पर रेफा द आशीर्वाद, ये क्या है? सही लिखा हुआ है। क्लियर है। अब 95 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 हमारा कह रहा है निम्न में से शुद्ध कौन है? इसमें भी शुद्ध आपको बताना है। आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है, प्यास से ओठ सूख रहा था, या मेरा बात सुनो। तो हम क्या कहेंगे? तो इसका आप जरा गौर कीजिए और देखिए क्या होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपके दर्शन कब होंगे। भाई आपको देखे हुए बहुत दिन हो गया था, है ना। कोई घर आता नहीं कहता है कि अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए आपके, या अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। तो आपके दर्शन भाई कब होंगे, नहीं कहा मैंने यह काम करा है। तो इसमें देखिए ये गलती लग रहा है, मैंने यह काम, उसके बाद क्या है? प्यास से ओठ सूख रहा था। अब भाई प्यास से ओठ सूख रहा था, मेरा बात सुनो, ऐसा तो नहीं कहते मेरी बात सुनो, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? तूने गाया होगा, यह कौन काल में तूने गाया होगा? तो भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, या इनमें से कोई नहीं। तो तूने गया होगा, इसका मतलब क्या भाई? तूने गया होगा मतलब तू कहीं गया होगा, है ना। यानी भूतकाल की, पास्ट की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। वह कल घर जाएगा, किस काल का उदाहरण है? तो भाई टेंस में भी पढ़े हुए हैं, संज्ञावाची, और उसमें हम काल में भी पढ़े हुए हैं। तो तुम कल जाओगे, इसका मतलब क्या है कि ये भविष्य काल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में पदबंध क्या है? संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है, या विशेषण पदबंध है। तो 98 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विशेषण पदबंध है ना, यानी शब्दों को ये जोड़ रहा है। बरगद और पीपल की घनी से छांव हमें बहुत सुख मिला, यानी विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो इसकी विशेषता क्या कि भाई हमें सुख मिल रहा है, मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। अब भाई राम आया और सो गया, न बैठा न बात किया न इधर से उधर हुआ, और राम आया और सो गया, यानी संयुक्त वाक्य का ऑप्शन नंबर ए। अब इसका आखिरी नंबर, ऑब्जेक्टिव का आखिरी नंबर क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, या फिर सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो 100 का जो हो जाएगा वो हमारा ए नंबर, यानी प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, है ना। तो देखिए यह पूरा ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर हमने आपको 100 तक की करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल, लाभदायक हुआ होगा। इस वीडियो को कम से कम पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको लगा कि नहीं इसने हमारी मदद की है इस वीडियो ने, तो इस वीडियो को बिल्कुल दबाकर लाइक ठोकिए, है ना। अपने दोस्तों और रिलेशन और फैमिली में शेयर कीजिए। आप हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक आप हमें आदेश दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।